साकेत प्रणाम। मैं हूँ पहाड़ श्रीवास्तव और आपका स्वागत है साकेत संवाद में। आज के एपिसोड में हम मिलेंगे उनसे जिन्होंने महिला उत्थान के लिए स्वामी पद छोड़ समाज सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और जिनका जिक्र हमारे आदरणीय डॉक्टर अंशुमाली शर्मा जी ने अपने 4 प्रिय शिष्यों में किया था। तो आइए देर न करते हुए हम स्वागत करते हैं आज के गेस्ट श्री अनुपम तिवारी जी का। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे शो में अंशुमाली शर्मा सर आए थे और उन्होंने अपने 4 फेवरेट स्टूडेंट्स में से आपका जिक्र किया था और उन्होंने बोला था आपके बारे में बात करते हुए उन्होंने बोला कि आप बहुत शैतान स्टूडेंट में से एक थे और फिर आपके बारे में और भी चीजें बताई। तो सर तो सर कॉलेज लाइफ में आप बहुत शैतान थे, तो उस शैतान बच्चे से एक समाज सेवी का सफर आपने कैसे तय किया? पहले तो मैं कहूंगा कि मैं शैतान ही शरारती जरूर था। जी, शैतान तो काफी नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। मैं काफी शरारती था या कई मानों में आप उद्दंड भी बोल सकते हैं, उद्दंडी भी था मैं। तो वो स्वभाव है जो मैं जिस उम्र में कॉलेज में गया था, 17-18 साल की उम्र थी, तो ऊर्जा से भरा हुआ था और हर बात का जवाब देना मुझे आता था, सवाल कहीं से भी आए तो उसी लहजे में हमारे सीनियर्स के साथ कुछ बातें वाद विवाद हो गए थे, तो वो सर तक पहुंचे। उस तरीके से हमारी पहली मुलाकात हुई सर के साथ में। जी, तो सर ऐसी क्या शैतानियां आप करते थे कि अंशुमाली सर ने शैतान बच्चे के रूप में आपका जिक्र किया? मैं फिर से कहूंगा कि आप शैतान बार बार ना कहें, मुझे शरारती कहे तो अच्छा लगेगा। दूसरा सर का प्रेम है कि उन्होंने मेरे साथ जो पहली बार जब सर क्लास में आए थे एनएसएस के बारे में बताने में, तो सर जब एनएसएस के बारे में बता रहे थे तो मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बार बार मुस्कुरा रहा था और मेरी मुस्कुराहट को मैं संभाल नहीं पा रहा था। तो सर को लगा कि केकेसी काफी हमारे टाइम में काफी बदनाम कॉलेजेस में एक हुआ करता था, तो सर को लगा कि मेरे दिमाग में कुछ खुराफात चल रही है, इसलिए मैं अड़ोस पड़ोस से बात करके हंस रहा हूँ। तो सर ने मुझे बोला भी कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो मैंने कहा सर मैं हंस नहीं रहा हूँ, मेरा चेहरा ही ऐसा है और मुझे अच्छा लग रहा है आप जो बोल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि पहली मुलाकात में ही हम सर के स्मृति में हमारा एक रजिस्ट्रेशन हो ही गया था। दूसरी बात गोमती नगर में एक कार्यक्रम था एनएसएस का, तो हमारे सीनियर्स के साथ में कुछ हमारी झड़प हो गई थी, तो उसको लेकर भी सर तक बात पहुंची, तो इसलिए सर ने मुझे शरारती का उपनाम दे दिया। जी, सर जो हम रिसर्च कर रहे थे तो 2004 में आपको पूजनीय श्री रविशंकर जी के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला था। तो वो कैसी फीलिंग थी, कैसा लगा आपको? उसको मैं डिवाइन कहूंगा, अलौकिक था वो। मैंने अपने जीवन में विवेकानंद जी को काफी पढ़ा, तो मैं जब भी उनके बारे में पढ़ता था तो उनके गुरु के बारे में भी पढ़ता था, तो मुझे हमेशा से एक जिज्ञासा थी कि मेरे जीवन में भी ऐसे कुछ होना चाहिए, मेरी भी मेरे गुरु के साथ कुछ इस तरीके की मुलाकात होनी चाहिए। और मेरी मुलाकात भी लगभग वैसे ही थी जैसा मैं महापुरुषों के बारे में पढ़ता था या सुना था, क्योंकि पूज्य श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव का उस रात मुझे स्वप्न आया था कि मैं तुम्हारे शहर में आया हूँ, मुझसे आके मिलो। तो मैं भीड़ में उनसे मिलने गया, उन्होंने मुझे भीड़ में ही बुला लिया और वहीं पर उन्होंने मेरी काफी प्रशंसा की कि मैं बहुत समाज सेवा करता हूँ इस तरीके से। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम बेंगलोर आ जाओ, तो मैंने उन्हें बताया भी कि सर मेरा तो एग्जाम है 26 मार्च को, तो मैं कैसे आ सकता हूँ? तो उन्होंने मुझे बोला एग्जाम के आधे घंटे बाद ट्रेन है और पकड़ो और तुम चले आओ। और ट्रेन भी राप्ती सागर 11:50 की थी, 11 बजे हमारा एग्जाम खत्म होता है, 20 मिनट बाहर आने में लगता है कॉलेज से। तो बस मैं सीधे एग्जाम की कॉपी जमा कर अपने कॉलेज से चारबाग गया, ट्रेन पकड़ी और मैं बेंगलोर पहुंच गया। तब से मैं परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हूँ। जी, सर उसके बाद फिर जब गुरुजी के साथ आने के बाद फिर जब आपने अपना एनजीओ स्टार्ट किया तो आपने स्वामी का पद छोड़ दिया उस चीज के लिए, तो वो एक कैसा निर्णय था और क्या उस समय क्या? नहीं, ऐसा कुछ विशेष निर्णय नहीं था, कुछ छोड़ा नहीं। स्वामी तो स्वभाव है
जी, और चूंकि माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर काम करना था और ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचल में काम करना था, पिछड़े क्षेत्रों में काम करना था, तो वहां पर कोई साधु महिलाओं से, वो भी माहवारी पे बात करे, जी, तो जी, वो काफी उसकी स्वीकार्यता नहीं है। तो जी, गुरुदेव ने कहा कि समाज में वैसे ही बहुत विवाद हैं, तुम अच्छा काम करने जा रहे हो और फिर विवादों में उलझो, रोज लोग तुमसे प्रश्न करें कि एक साधु ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, क्यों किया। तो इससे अच्छा है कि तुम सब छोड़ के एक नए सिरे से शुरू करो, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अच्छे से कर पाओगे। जी, दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जब कुछ छोड़ के जीवन में कोई उद्देश्य पकड़ोगे तो जीवन भर याद रहेगा। जी, खास तौर से जब मैंने स्वामी का पद छोड़ा तो दाढ़ी बाल सब कुछ हटाए थे, तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए मुझे ये भी कहा था कि जब जब तुम शीशा देखोगे तब तक तुम्हें आभास होगा कि तुमने ये निर्णय लिया है और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है कि तुमको महावीर स्वच्छता प्रबंधन पर काम करना है। जी। जी, बिल्कुल ये एक बहुत ही मतलब अलग टाइप का चीज़ है और सर आप एनजीओ चला रहे हैं फॉर हर फाउंडेशन अ, महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए। जी तो मैं सर इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स जी को कुछ बत जी जी जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हर नाम हमने रखा, हर का मतलब महिलाओं के लिए नहीं है केवल। हर के तीन आयाम हैं। HER, H फॉर हाइजीन, E जी, फॉर एम्पावरमेंट और R फॉर रिस्पेक्ट। तो हम पूरे देश में लोगों के हाइजीन के लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, और उनको एम्पावर करने के लिए काम कर रहे हैं, स्वावलंबन पर हम काम कर रहे हैं। और तीसरा है रिस्पेक्ट के लिए। आज हमारे देश में लोगों को अपनी रिस्पेक्ट खुद ही नहीं, ना अपनी रिस्पेक्ट है, ना अपनी संस्कृति पे उनको रिस्पेक्ट है। उनको देश ने क्या क्या दिया है इस बात को लेकर उनको देश के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। हर कोई डिमांडिंग उसमें लगा हुआ है। तो एक रिस्पेक्ट का इन्वायरमेंट हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं कि हमें जो मिला है, हम जो हैं, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, और जी, आत्मसम्मान के साथ हमें स्वावलंबन पे कार्य करना चाहिए। और हाइजीन केवल वातावरण की नहीं, विचारों की भी हाइजीन होनी चाहिए, हमारी सोच में पवित्रता होनी चाहिए, तभी हम जीवन में कुछ सार्थक कर पाएंगे। तो इस जी, तरीके से ये जो फॉर हर फाउंडेशन हम लोगों ने नाम रखा, उसको इस तरीके से उसके नाम को लिया गया। वो बात अलग है कि हमारा पहला विषय माहवारी स्वच्छता का है, इसलिए कई बार सभी लोगों को ऐसे लगता है कि हर जो फाउंडेशन है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। ये जी। पूरे पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के स्वच्छता, स्वावलंबन और सम्मान के लिए, जी, आत्मसम्मान के बिल्कुल लिए। ये बहुत अच्छा कार्य है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं या फिर उन्हें कहीं न कहीं क्या कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंट नहीं है उस चीज़ को लेके, अपनी संस्कृति को लेके। तो जी। ये बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है आज के टाइम पे लोगों को बताना। और सर जैसे आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो सर आज के समाज में जैसे आपने कहा कि विचारों को स्वच्छ करना और ये जो टॉपिक है अभी भी टैबू की तरह है, बहुत ज़्यादा खुल के लोग नहीं बात करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। एक पुरुष के लिए तो ऐसे विषयों पे बात करना, उसके बारे में जागरूकता फैलाना और ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और कैसे आपने उसको टैकल किया? हाँ, बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं था ऐसा ही शुरुआत में। जब जी, मैंने पहला शिविर अपना किया था, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच में किया। तो जी, बैनर लगाया हुआ था अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वच्छता के लिए। आप ये समझिए, जो महिलाएं इस फील्ड में काम कर रही हैं, वो भी आई और वो बैनर की तरफ भी नहीं देख रही थी। जी, सब लोग ऐसे मुंह घुमाकर बैठे हुए थे। तो उसी क्षण मुझे समझ में आ गया कि पहला चैलेंज तो है कि मुझे कैसे इनके साथ में इस बात को के लिए इनको कॉन्फिडेंस दिलाना है। जी, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आई, हमारी कुछ महिला साथियों ने हमारी मदद की। फिर गुरुदेव ने मुझे कहा कि तुमने शादी कर लेना चाहिए। फिर मैंने विवाह भी किया। फिर मेरी धर्मपत्नी के आने के बाद काफी आसान हो गया मेरी राह। हमारी जी, मध्य प्रदेश में सागर जिले में NSS के एक प्रोग्राम ऑफिसर हैं, डॉक्टर भावना यादव। वो जी, मुझे अपने छोटे भाई की तरह मानती हैं, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं भैया, आपने इतना बड़ा बीड़ा लिया है। और चूंकि NSS से वो थी, और मैं 2012 से उनके सारे कैंप में, मैं जहाँ पे भी रहता हूँ
वहाँ एनएसएस कैंप में मैं ना जाऊं ये असंभव जैसी बात है। साल में मैं कम से कम 2-1 कैंपों में तो जाना मेरी जीवन की आप उसको वरीयता समझ लीजिए या प्राथमिकता समझ लीजिए। तो मैं कैंप में 2012 से उनके कैंप्स में जा रहा था, तो जब 15 में हमने ये काम शुरू किया तो वो पूरी तरीके से परिचित थे, उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया और इस तरीके से काम आगे बढ़ने लगा। फिर हम महिलाओं को आगे रखते थे और जो प्रश्न आते थे वो प्रश्न चूंकि जो भी हमारे शुरुआती पीयर एजुकेटर्स थे या जो हमारे ट्रेनर्स थे वो सब महिलाएं थे, तो वो प्रश्न उनसे करते थे और जवाब मैं देता था। तो ऐसे करके करते फिर तालमेल बनने लगा, फिर लोगों को एक बार विश्वास आ गया। प्लस मैं ये कहूंगा अगर आपके विचारों में शुद्धि है, जी, आपकी इंटेंशन पवित्र है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लिंग जी, भेद बिल्कुल। केवल एक धारणा है और एक बार लोगों को पता चल जाए कि आपके विचार पवित्र हैं तो स्वागत होता है और सहयोग भी मिलता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। सर जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो आपने जेल में भी कैदियों को प्रशिक्षित किया और बहुत जी। सारे कैदी आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ के और समाज सेवा के क्षेत्र में भी जुड़े। तो जी। ये आपने कैसे प्रशिक्षण दिया और कैसे देखिए ये मैं कहूँगा कि परम पूज्य गुरुदेव एक कार्यक्रम चलाते हैं, प्रिज़न स्मार्ट उसका नाम ही है। तो मुझे अच्छा लगता था जेलों में जाना, लोगों को प्रशिक्षित करना, तो उसका पूरा एक सेट पैटर्न है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने काफ़ी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी कई जेलों में काम किया मैंने। इवन अंशुमानी सर भी एक बार हमारे साथ लखनऊ जेल के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। मुझे याद है जो सबसे अच्छा काम किया था वो मैंने उदयपुर की जेल में किया था और वहाँ पे हायर सिक्योरिटी सेल में मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। उसमें मेरे एक स्टूडेंट ने बुक लिखी थी पांचवा धाम जेल करके और वहाँ पर एक बहुत ही कुख्यात अपराधी था मैं कहूँगा। उसने मुझे बोला कि आज हम जेल में हैं उसका कारण आप हो। तो मैं डर भी गया था, तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? बोले अगर आप पहले जीवन में आ गए होते तो हम यहाँ नहीं होते। अ, वहां जो कॉम्प्लीमेंट मिले वो कुछ इस तरीके थे कि हमने कोई जीवन में अच्छा काम किया होगा जो हमसे अपराध हुआ, वरना हमारी जेल के बाहर तो कभी आपसे मुलाकात नहीं होती। जी। इवन हमारा एक दिनेश गुर्जर करके प्रतिभागी था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेती के क्षेत्र में उसने इतना काम किया कि पूरी दुनिया के सामने उसको अवार्ड दिया। वाओ! तो फिर मैं यही कहूंगा कि आपको आपके गुरु पर विश्वास है, आपकी सोच अगर अच्छी है, इंटेंशन प्योर है, तो वैसी चीजें फलीभूत होती हैं। मैं इस उद्देश्य से गया था कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाऊं। इसी वजह हमारा एक दारा सिंह करके एक प्रशिक्षार्थी था, वो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बना। वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ कहीं ना कहीं जुड़ रहा था। वो वहां से निकल के आज जम्मू कश्मीर में जाके लोगों को जीने की कला सिखाने का काम करता है। तो ऐसे वाओ! बहुत हैं। सोनभद्र में हैं, काफी मतलब मैं अगर बात करूं उनकी तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा। जी। कहा जाता है क्रिमिनल साइकोलॉजी काफ़ी डिफरेंट होती है और इस तरह के प्रशिक्षण दे के अगर सर आप बता रहे हैं कि ऐसे-ऐसे इंसिडेंट तो मतलब बहुत चेंज लाया जा सकता है ऐसी चीज़ें, ऐसे प्रशिक्षण देके। देखिए प्रेम से तो आप किसी को भी बदल सकते हैं, जी। है ना? प्रेम पत्थर को भी पिघला सकता है। तो आप प्रेम से अगर किसी के भी जीवन में परिवर्तन चाहेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि वो भी हमारी तरह मनुष्य है। किसी घटना के कारण कोई अपराधी हो गया, किसी मानसिकता के कारण कोई अपराधी हो गया, किसी प्रवृत्ति के कारण कोई अपराधी हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपराध ही करना जानता है। जी। एक बार उसको अपराध बोध हो गया है और उसको सही फ्रेम मिल गया है, सही संगत मिल गई, क्योंकि एक संगत के कारण ही तो वो अपराध में गया। अगर हम वो संगत, वो एनवायरनमेंट, वो सोच बदल दें, तो वो भी हमारे आपके जैसे ही है। जी, तो बस बिल्कुल। हमें वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो एक सामान्य व्यक्ति को किसी एनवायरनमेंट ने अपराधी बनाया, हम वैसे ही प्रेम का, सौहार्द का, अपनेपन का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें, तो एक अपराधी फिर से समाज सेवा के कार्य में लग सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं ये जी, कहूँगा। बिल्कुल बहुत अच्छी ये बात है। सर जैसे कि आपने बताया कि आप एनएसएस से बहुत जुड़े हुए हैं।
और कैंप्स करते रहते हैं। तो सर एनएसएस का आपके जीवन में क्या कह सकते हैं क्या रोल है या क्या-क्या बदलाव आए एनएसएस जॉइन करने के बाद? पहले मैं कहूँगा कि मैं केकेसी में था, बहुत ऊर्जावान था। अगर मैं गलत संगत में पड़ गया होता तो शायद मुझे भी मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने आके जेल में सुधारा होता। तो सबसे बड़ा तो यही है कि मेरी ऊर्जा को सही दिशा मिली। मैं जी। मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे जो भी उस समय के मित्र हैं या आज भी मेरे जीवन में जो लोग हैं, वो सभी लोग अंजुम सर को बहुत उनके प्रति कृतज्ञ हैं। उनको दिल से नमन करते हैं कि उन्होंने मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में जोड़ा। और शायद उन्हीं का मैं कहूँगा कि वो उन्होंने मुझे जो ढांचा प्रदान किया, मैं तो एक गीली मिट्टी की तरह था, उन्होंने जो मुझे समाज सेवी का आकार दिया और उसको फिर आगे तराशने का काम परम पूज्य श्री श्री रविशंकर गुरुदेव ने किया। और फिर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया, वहां पर जो हमने सीखा था वही मल्टीप्लाई करते चले गए। और आज जीवन में जो भी कुछ हूँ, मैं उसके लिए एनएसएस का, अंशुमाली सर का बहुत आभारी हूँ। जी, जी। मतलब व्यक्तित्व निर्माण में एनएसएस की एक बहुत ही ख़ास भूमिका होती है। अगर कोई उस चीज़ को अच्छे से इन्वॉल्व होके चीज़ें करे, तो वो जो ऊर्जा होती है, वो इस सही दिशा में ही जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। मैं तो कहूँगा अगर इसमें किसी को संशय है, तो उसने ढंग से एनएसएस नहीं किया। जी। एनएसएस में आने के बाद अगर किसी के व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ है, किसी को अपने देश के प्रति समर्पण नहीं आया है, किसी के अंदर समाज सेवा नहीं जागी है, इसका मतलब उसने एनएसएस में आके खाना पूर्ति की। जी। और या फिर उसको उतना अच्छा कुम्हार नहीं मिला है, जो उस जीव को एक समाज सेवी के रूप में नहीं बदल पाया, मैं ये कहूँगा। जी, तो बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम ऑफिसर ने जो डेडिकेशन के साथ 24 घंटे वो हमारे लिए अवेलेबल होते थे। हमारी व्यक्तिगत चीज़ों में भी वो हमारे लिए तैयार रहते थे। ऐसे ही नहीं कि केवल जब एक्टिविटी है या इवेंट है, तब सर को हमारी याद आती थी। उनको हमारे बारे में इन एंड आउट सब कुछ पता रहता था। तो मैं कहूँगा कि इसमें प्रोग्राम ऑफिसर का समर्पण बहुत ज़रूरी है, वरना तो और भी लोग मैं देखता हूँ आते हैं, जाते हैं या उनका उद्देश्य केवल टाइम पास करना होता है, तो जी। वो नहीं होना चाहिए। जी। जी। जी, बिल्कुल। सर हमने आपके बारे में रिसर्च किया था, तो आपने पहली कक्षा से ही स्वयं सेवा संघ जॉइन कर लिया था। हाँ, तो इतना जी बताएँ। तो ये एक छोटे बच्चे की सोच थी या आपको कहीं से प्रेरणा मिली थी या क्या हाँ, था वो? मुझे अच्छा लगता था। मोहल्ले के पार्क में शाखा लगती थी, वहाँ पर लोग देशभक्ति की बातें करते थे। हम लोग वहाँ बहुत छोटे थे, खेलते थे, तो उनके साथ खेलते-खेलते हमको अच्छा लगता था। और जब देशभक्ति की बातें आज भी होती है तो मेरा रोम-रोम खड़ा हो जाता है, एकदम जी। जोश भर जाता है। तो मुझे इसलिए मैं बताऊँगा कि केकेसी में भी मैं जब गया था, तो मैं वंदे मातरम बोलता था। जो कहूँगा कि आरएसएस से मेरे अंदर आई चीज़ थी। तो वंदे मातरम मैं बोलता था तो शुरुआत में सारे लोग हँसते थे कि मैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब कल्चर था ही नहीं मेरे दिमाग में। जी। तो जब अपने स्कूल टाइम में भी मैं वंदे मातरम बोलता था, तो शुरुआत में लोग मेरा विरोध करते थे। फिर मेरी पहचान बन गई क्योंकि मैं कोई भी वंदे मातरम बोले तो टीचर्स अपने आप बोलते थे, "हाँ, अनुपम बताओ।" तो सबको इतना अच्छा लगता था कि यार वंदे मातरम से इसको इतना रिस्पेक्ट मिला। तो फिर मुझे देखकर सारे लोगों ने वंदे मातरम बोलना शुरू कर दिया। और आप यकीन नहीं करोगे 2001 में हमने केकेसी एनएस में वंदे मातरम विश करना शुरू किया था। आज तक वहाँ आप कभी कार्यक्रम में जाओगे तो वहाँ के जो संत सेवक हैं वो आपको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग ये सब नहीं कहेंगे। वो आपसे आपको ग्रीट करने के लिए वंदे मातरम ही बोलेंगे। जी। तो मेरे देशभक्ति का जो पोषण हुआ है वो मैं कहूँगा कि शुरुआती जो पोषण हुआ है वो आरएसएस से हुआ है। जी। सर जैसे कि सर ने शुमाली सर ने आपके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी और आपकी शरारतों के किस्से और सारी चीज़ें कि आप कितनी ऊर्जा थी उस समय आप में। तो आप अगर हमारे साथ कुछ किस्से शेयर करना चाहें? क्योंकि अ, बहुत सारे एक जी। बहुत सारे हैं। मैं एक आपको घटना बताता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उसको शरारत कहें या क्रिएटिविटी कहें या अवसरवादिता कहें, कुछ भी कह सकते हैं। हम लोग गर्ल्स कॉलेज में हर साल एक उनके एनुअल फंक्शन में एनुअल कॉम्पिटिशन्स में जाया करते थे। जी। तो वहाँ एक बार क्या हुआ कि हम लोग का फिक्स था कि वाद-विवाद में
पोएट्री में, निबंध लेखन में हम लोग प्राइज़ जीत के आते थे, हमारी प्रतिभा के हिसाब से। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग को 3-4 प्राइज़ हर बार मिलते थे, तो जब मैं फाइनल ईयर पहुँचा तो मुझे सेकंड ईयर से ये चाटने लगा था कि यार सारे प्राइज़ गर्ल्स कॉलेज वाले ही लेके जाते हैं, इस बार हमको लेना है। मगर अब हमारे पास कुछ हमको ना गाना आता था, ना बजाना आता था, ना नाचना आता था, हम लोग तो सब लड़के थे। तो मैंने अपनी टीम से कहा कि आज इस बार देखते हैं कि प्रोग्राम्स क्या-क्या हैं, कॉम्पिटिशन्स क्या-क्या हैं। तो हमने उनकी लिस्ट देखी, उसमें करीब 8 या 7 कार्यक्रम ऐसे थे जिसमें केवल वो रिस्पेक्ट भी करते थे। तो मैंने बोला इस बार जिसमें भी पार्टिसिपेशन कोई नहीं कर रहा है, उसमें हम लोग करेंगे। तो लोक नृत्य, लोकगीत, एकल गायन, एकल लोक नृत्य जो भी ऐसे हुआ, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। अब ये हुआ कि पार्टिसिपेट कर दिया है, गाना कहाँ से आएगा? तो एक उस टाइम गाना किसी ने हमारे साथ ही था एक अभिषेक अग्निहोत्री अभी मेरे ख्याल से मेजर है इंडियन आर्मी में, वो भी एनएसएस में हमारे साथ में थे। तो उसको एक गाना याद था, भूसा बिकाए मोहे लाए दियो लटकन। तो हम लोगों ने तुरंत उससे लिया और वो याद कर लिया कि भूसा बिकाए मोहे लाए दियो लटकन। अब ये हुआ कि ढोलक वादन, तो मैं ही थोड़ी बहुत ढोलक पीट लेता था। तो मैंने कहा ढोलक दो, अब मुझे एक ही बीट आती थी 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। तो मैं वो ढोलक लेके गया क्योंकि पहले कॉलेज में उनके कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत अच्छा बजाया। इधर हमारे पास बस एक ही गाना, एक ही बीट, भूसा बिकाए मोहे लाए दियो लटकन करके। तो स्वाभाविक है हमारा सेकंड आना तो तय हो ही गया था। फिर ये हुआ कि सामूहिक गान, तो सामूहिक गान में भी भूसा बिकाए मोहे लाए दियो लटकन। फिर हुआ एकल नृत्य, अब नृत्य क्या हम लोगों ने वही लड़कियों से दुपट्टे मांगे, तो एकल में एक गया, उसने दुपट्टा डाला और नाचना शुरू कर दिया। गाना क्या, वही भूसा बिकाए मोहे लाए दियो लटकन। ऐसे करके फिर ऐसे हुआ कि आगे 2-3 और कार्यक्रम थे जो गाने बजाने नाचने से संबंधित थे। तो हम लोग जैसे ही स्टेज पे पहुंचते थे तो ऑडियंस वहां पे चिल्लाने लगती थी, भूसा बिकाए मोहे लाए दियो लटकन। ऐसे करके हमने करीब 7 या 8 और प्राइजेस जीते, जो हम लोग जिन विधाओं में बिल्कुल दक्ष नहीं थे। तो ये एक सबसे, मैं कहूँगा सबसे बड़ी मेरी शरारत थी वहां पर, और जो बहुत पॉजिटिव उसमें रही। और ऐसे बहुत बहुत सारे किस्से हैं, थोड़ा अगर पुरानी स्मृतियों में जाएंगे तो निकल के आएंगे। आप लोगों ने ऑडियंस को गाना याद करा दिया। ऑडियंस को, जी बिल्कुल। जी सर, आपने 20 साल से कम आयु में बहुत सारे समाज सेवी कार्य किए, तो इस तरह का भाव आप में कैसे आया? मतलब बचपन से था या आपकी फैमिली से या फिर? हाँ, मेरे पेरेंट्स कंपैरेटिवली सोशल हैं, मतलब वो किसी सोशल मूवमेंट में नहीं रहते हैं, मगर किसी को भी ज़रूरत है तो वो हमेशा मतलब रहे हैं। इवन मेरे दादाजी भी ऐसे ही थे। तो आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं मेरे जीन्स में है लोगों के लिए कुछ करने का। और 17 साल की उम्र में क्योंकि सर के संपर्क में आ गए थे, एनएसएस में आ गए थे, तो वहाँ इतना अच्छी हमारी ट्रेनिंग हुई कि समाज के लिए हम लोग हमेशा हमेशा तत्पर हैं, और हमेशा साथी साथ भी ले रहे होंगे, तब भी अगर ज़रूरत होगी तो हम कर पाएँगे। इवन जब डेंगू चला था, तो हम लोग लाशें उठाते थे जाके सिविल हॉस्पिटल में। अंशुमानी सर चाइल्ड लाइन से जुड़े हुए थे, उन्होंने हम लोग को चाइल्ड लाइन से जोड़ा। फिर हम लोग स्ट्रीट चिल्ड्रन पे जाके काम करते थे, ये जो रेलवे स्टेशन पे बोतल बीनने वाले बच्चे, पॉकेट मार, ये सब होते हैं, इनके साथ में काम करते थे। और कभी ऐसे लगा ही नहीं कि हम उनके लिए कर रहे हैं। हमेशा मुझे एहसास होता था कि हम उनके पास जाते हैं तो हम बहुत कुछ सीख कर आते हैं। मैं सेवा में केवल एक चीज मानता हूँ, मुझे लगता है एक जीव कष्ट सहकर दूसरे जीव को पुण्य कमाने का मौका देता है, और वो जो मौका उठा लेता है वो सेवक होता है, और वो जो कृत होता है वो सेवा होती है। सेवा हम किसी और के लिए नहीं करते, सेवा तो अपने लिए करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है सर। और अ, सर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारे लाइफ में जो हमें कहीं न कहीं नेगेटिव या पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करते हैं, और जो आज हम हैं वो बनने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आपकी लाइफ में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आपको कहीं न कहीं प्रभावित किया?
दो नाम तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक अंशुमाली शर्मा सर और दूसरे मुझे श्री श्री रविशंकर जी, और तीसरे स्वामी वैशम पायन जी हैं, हमारे सीनियर हैं आर्ट ऑफ लिविंग में। उन्होंने हमेशा मुझे मेरे मतलब यूं कहूंगा कि गुरुजी और आर्ट ऑफ लिविंग के बीच में जो मुझे नर्चर करने का काम किया वो स्वामी वैशम पायन जी ने किया। और व्यक्ति के रूप में अगर मैं ईश्वर को देखूं तो मैं भगवान राम और हनुमान जी को एज ए व्यक्ति, मैं ईश्वर की तरह नहीं बात कर रहा हूँ। भगवान राम ने मुझे सिखाया मोटिवेट करना, कि आप किसी को भी मोटिवेट कर सकते हो। आप पत्थर को मोटिवेट कर दोगे तो वो तैरने लगेगा, आप गिलहरी को मोटिवेट कर दोगे तो वो अपने शरीर में, बाकी लोग हाथ से रेत और पत्थर उठा के ला रहे थे, वो पूरे शरीर के रोम रोम से उठा के ला रहे थे, है ना। तो वो आप में जो मोटिवेशन होने चाहिए कि आप जहां पर जाओ लोगों को मोटिवेट कर सको, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और एज ए व्यक्ति मैं कहूंगा कि सेकंड इन कमांड अगर आप बनना चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। कई बार हम लोग क्या हमेशा टॉप पे रहना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं, वो अपने ऊपर किसी को कोई बॉस चाहिए नहीं। वो तभी होगा जब आप ग्रेटिट्यूड से भरे हो। अगर हनुमान तो राम जी ने जो भी बोला उन्होंने कभी दिमाग नहीं लगाया, लंका कूद जाओ, कूद गए। पत्थर संजीवनी ले आओ, नहीं समझ में आया, पूरा पहाड़ उठा के ले आओ, और दिमाग नहीं लगाया, जो भी आपको आदेश मिला उसको करो। तो स्वामी वैशम पायन जी आज भी मेरे लिए सीआईडी बोलते हैं मुझे। सीआईडी में सब वो बोलते हैं अनुपम को काम दिया है, मतलब कंसीडर इट डन, उसको समझ लो कि काम पूरा हो गया। कैसे, क्या, क्यों, क्या रिसोर्स चाहिए, ये सोचने की जरूरत नहीं है। तो इतना, ये वो लोग हैं जिनकी मैं बात करूं, जिन्होंने हमेशा विश्वास किया। और मैं कहूंगा कि हर किसी के जीवन में बदलाव लाने वाले वही लोग होते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। कई बार कुछ लोग इतने निगेटिव विश्वास करके बोल देते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो लोग उसकी बात को पकड़ के बोलते नहीं मैं करके दिखाऊंगा। जी बिल्कुल। तो जी, विश्वास बहुत जरूरी है। बहुत 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 जरूरी है। जी। सर, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो भी यंग जनरेशन है हमारी, करियर को लेके परेशान होती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हमें जॉब मिलनी है। और सर, आपने इतनी यंग एज में समाज सेवा के क्षेत्र में काम किए, तो ये भावना कैसे आई सर? और आपका प्रश्न बीच में कट गया था, एक बार फिर से दोहराएंगे क्या? सर, आज जो हमारी यंग जनरेशन है वो करियर के पीछे परेशान रहती है कि क्या करना है, जॉब कैसे मिलेगी और क्या होगा, कैसे हम पैसे कमाएं ज्यादा से ज्यादा। और आप इतनी कम एज में समाज सेवा और सेल्फलेस जो आपकी सोच है, ये कैसे आप में डेवलप हुई, कैसे आई ये भावना? मैं कहूंगा पहले तो हर किसी को देखना पड़ेगा कि पैसे भी क्यों कमाने हैं, जीवन में कुछ भी करना क्यों है, अल्टीमेट एम क्या है, वो है खुश रहना। जी, है ना। अगर हम पैसे कमाकर अचीवमेंट लेकर भी खुश नहीं हैं तो कोई जीवन का मतलब नहीं है। तो मैं कहूंगा कि मैंने हमेशा अपने जीवन में खुशियों को हमेशा अवसर दिया है, और दुख जैसा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। मैं आज भी एनएसएस के कार्यक्रम में मैं बोला और हमेशा बोलता हूं कि मुझे मेरे जीवन में केवल एक ही चीज नहीं है, वो है पछतावा। आज अगर मुझे जीवन छोड़ना पड़े, शरीर छोड़ना पड़े, तो मुझे कुछ तो अपने जीवन का एम समझना होगा, गोल समझना पड़ेगा, हमें किस चीज से खुशी मिलती है। जिस चीज में खुशी मिलती है उसमें बस आप जुड़ जाइए। आप योग्य हैं नहीं है ये मैटर नहीं करता, आपके पास संसाधन है या नहीं है ये मैटर नहीं करता। बस आपके पास एक चीज नहीं होनी चाहिए, वो है डाउट। अगर आपके पास डाउट है, डाउट नींबू की एक बूंद के जैसा है, जो पूरा भगोना भर बर्तन हो, ग्लास भर हो, कटोरी भर हो, या पूरा एक विशाल कमरा भर के दूध हो, आप एक बूंद दूध उस दूध में नींबू डाल दीजिए, पूरे दूध को फाड़ के खराब कर देगा। तो संदेह नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। आपके पास संदेह नहीं है, हो सकता है कि आप सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस नहीं कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस एटीट्यूड के साथ, उस टेम्परामेंट के साथ रहिए। और आप देखिए सर्विसेज में जाना चाहते हैं ना आप, तो सर्विस क्या है, आप सर्विस करना शुरू कर दीजिए, आप एक आईएएस से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। है ना। आप देखिए ना, हमारे सामने इस समय एक जीवंत उदाहरण है हमारे देश का प्रधानमंत्री।
माननीय मोदी जी, जी। है ना कोई संसाधन नहीं, चाय का प्याला लेके आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में जो है, तो नहीं करते। आपकी लगन, आपकी निष्ठा, आपकी क्लैरिटी और आपके जीवन में संशय ना हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। सर आपकी इस बात से आज हमारे जो व्यूअर्स हैं और छात्राएँ हैं ज़रूर प्रेरित हुई होंगी कि आजकल मेरे ख़्याल से जो यूथ में सबसे ज़्यादा ये जो नेगेटिविटी है वो यही है कि खुद पे विश्वास नहीं होता है, क्या कर रहे हैं उस चीज़ पे विश्वास नहीं होता है, पता नहीं होता है क्या करना है, बस इतना ज़्यादा कि बस कुछ करना है, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। तो ये भाग भी नहीं रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, हमको कॉपी करने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। जी। आज हम सबसे ज़्यादा जो लगे हुए हैं, वो हमारे जीवन में कुछ नया बचा नहीं है, कॉपी पेस्ट पे पूरा जीवन चल रहा है। पड़ोसी ने इंजीनियर बनना है तो हमने भी इंजीनियर बनना है। घर वाले भी लगे हुए हैं कि पड़ोसी की कॉपी कर ले। हम भी लगे हुए हैं, ये वाले पड़ोसी की नहीं तो इसकी कॉपी कर ले। अरे जीवन कॉपी पेस्ट नहीं है माय डियर। जीवन बहुत विशाल है। आप अपने को समझो, अपने को समय दो। आज हमारे पास अपने लिए समय नहीं है। विवेकानंद जी की एक बात जो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा प्रचलित है, सबसे ज्यादा सर्वमान्य है, उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। मैं कहूंगा कोई नहीं लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकता, मगर सबने लक्ष्य ही अपने अजीब अजीब बना रखे हैं। जी। अब मेरा सुबह उठ के लक्ष्य मोबाइल में व्हाट्सएप देखना है तो मैं कुछ और करूंगा ही नहीं। मेरा लक्ष्य ही मैंने फेसबुक देखना बना रखा है। आप देखो, हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा। सबसे जो अहम चीज है कि हम जीवन में चाहते क्या है, जी। फिर उस लक्ष्य के लिए हमारे जो भी संशय है वो खत्म कर दें कि नहीं होगा, ये नहीं है, वो नहीं है। बहानेबाजी बिल्कुल हटा दें। हम जिम्मेदारी लें। शिकायत कंप्लेन करने का जो हमारा टेम्परामेंट है उसको हटा दें और जुट जाएं। तो आप देखिए, जब आप निष्ठा से लगोगे ना, आप नहीं भी मांगोगे तो कोई ना कोई सही व्यक्ति आपके साथ टकरा जाएगा, आपको सलाह देगा और आपके जीवन को संवार देगा। तो बस निष्ठा होनी चाहिए और ईश्वर पे विश्वास तो करना पड़ेगा, है ना। हम जी। आज की दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत डिप्रेशन का कारण ही क्या है? सबसे अहम कारण है डिप्रेशन का कि मेरा क्या होगा। आप बोल मुझे, आपने कोई कुत्ता देखा है कभी जिसको डिप्रेशन हो? कोई हाथी, कोई शेर, कोई चूहा। एक मनुष्य को डिप्रेशन क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वही सबसे ज्यादा सोचता है मेरा क्या होगा। जी। ये यही वो पंचतत्व है जो इतना बड़ा कटहल बना देते हैं, इतना छोटा राई बना देते हैं, इतने छोटे तिल बनता है उसी हवा पानी से। आप तिल तिल बनना चाहते हैं इसलिए वो तिल बनता है। कटहल कटहल बनना चाहता है, कटहल बनता है। आप देखो ना, कोई हाथी भूखा नहीं मरता, उसको इतना खाने को चाहिए, मिल जाता है। और किसी चूहे को अनाज के गोदाम में भी डाल दो तो भी वो हाथी नहीं हो जाता, जी, वो बिल्कुल। ओवरवेट हो जाएगा। तो आप क्या हो, आपको क्या चाहिए, ये सृष्टि आपके लिए तैयार बैठी है। बस आप आलस छोड़ दो, लग जाओ, संशय हटा दो और आप जो चाहते हो वो मिलेगा। समय थोड़ा बहुत किसी को ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, तो उसमें ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। मूंग को रात में भिगोगे, सुबह अंकुरित हो जाएगा। पीपल, बरगद, बड़ा पेड़ लगाना है तो उतना धैर्य रखना पड़ेगा। तो जी, मैं बिल्कुल। कहूंगा, कोरोना के टाइम में ये वो समय है जो हमने बहुत धैर्य से निकाल लिया है। जिनके जीवन में भी थोड़े बहुत उतार आए हैं, उनको और धैर्य की जरूरत है। मैं भी व्यापार करता हूँ, मुझे भी बहुत नुकसान हुआ है, मगर मैंने एक चीज तय कर ली कि मैं मेरे चेहरे से हट नहीं हटने दूंगा। और खास तौर पे हमारे जो पुराने स्वयंसेवी हैं, मैं ये कहूंगा कि जो दाम्पत्य जीवन में हैं, वो दोनों लोग बैठ के एक दूसरे को कहीं पे भी अगर कुछ संशय हो रहा है, डर लग रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो एक दूसरे की काउंसलिंग करिए, उनके साथ समय बिताइए। और चाहे आप साथ में रहते हो, चाहे स्टेशन पे रहते हो, उनको समझिए और ये समय निकल जाएगा। कितना भी जीवन में उतार चढ़ाव आया है, उसमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये उतार जीवन में इसलिए आया है, समझ लीजिए, कि आगे जो और चढ़ाई आनी है उसको आप और अच्छे से एंजॉय कर पाए, वरना सिर्फ चढ़ते रहते तो मोनोटोनस हो जाती है हमारी लाइफ। जी, बिल्कुल। सर आपने आज बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स के लिए बताई और हमारे छात्राओं के लिए। लेकिन सर लास्ट में एक कोई मैसेज जो आप देना चाहें हमारी छात्राओं को? मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा जो मैंने मेरे गुरु से, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी से लिया है
कि अपने जीवन में प्रेम कभी कम मत होने दो। जी। हर घटना से प्रेम करो, हर परिस्थिति से प्रेम करो, वो कैसी भी हो, है ना? आप जो जेल की भी मैं बात कर रहा था कि अगर मैं कैदियों को सिखाने गया होता तो शायद मैं असफल होता। मैं मनुष्य के साथ प्रेम बांटने गया था, इसलिए मुझे लगता है मुझे थोड़ी बहुत सफलता मिली। तो जो भी है, चाहे आप उसको पसंद करते हो, नहीं करते हो, सबके साथ प्रेम पूर्वक रहो, अपने चेहरे की मुस्कुराहट कम मत होने दो। दूसरा, आपकी मस्ती कोई नहीं लाना चाहिए, खुद मस्त रहो, है ना? नंबर कम आए कोई बात नहीं, आप मस्त हो, परेशान नहीं हो, अगली बार मेहनत करोगे, आ जाएगा, है ना? आप कोई एग्जाम में थोड़ा हो सकता है आप जैसा आपने सोचा था उतना रिजल्ट उससे ज्यादा अच्छा मिल गया हो, तो भी बहुत ज्यादा इतरानी की जरूरत नहीं है, एटीट्यूड में आने की जरूरत नहीं है, अपनी मस्ती में रहने की जरूरत है कि हमको मस्त रहना है। और तीसरा, अपने जीवन में से उत्साह मत कम होने दो, चाहे कुछ भी हो, जो भी काम करना है उत्साह से करिए, उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि आप में उमंग नहीं है, बस सब कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, कंपटीशन देना है, रोटी खाना है इसलिए कमाना है, नहीं नहीं, मुझे करना है, मैं पूरे 100% देकर करूंगा, उत्साह के साथ करूंगा। मैं यही एक संदेश देना चाहूंगा कि प्रेम, मस्ती और उत्साह से अपने जीवन को आप भर दीजिए, अपने आसपास के वातावरण को भर दीजिए। आप जैसा चाहोगे, ईश्वर तथास्तु बोलने के लिए बैठा हुआ है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। हाँ, सर आपसे इतनी देर बात करके ही बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी फ़ील हो रही है और मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स देखेंगे इस एपिसोड को उनमें भी ये वाली फ़ीलिंग आएगी जो मुझे अभी आ रही है। और सर बहुत धन्यवाद आपने हमें इतना समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक अवसर दिया कि मैं अपने युवा साथियों, अपने जो अभी के स्वयंसेवक हैं या हमारे पुराने साथी स्वयंसेवक जो इस वीडियो को देखेंगे, उनसे मैं अपनी बात रखने का आपने जो मौका दिया, मैं उसके लिए आपका और साकेत परिवार का बहुत ऋणी हूँ। और मैं ऋणी हूँ अंशुमाली सर का कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में हमारा ज़िक्र किया। उनका स्नेह जो हमारे जीवन में है, ये हमारे लिए मैं कहूँगा सबसे बड़ी उपलब्धि है। और एनएसएस के कारण आज मैं आपसे मिल पाया, उसके लिए मैं एनएसएस परिवार के प्रति बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। सर फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में हमने एक शरारती बच्चे को स्वामी बनते हुए और एक स्वामी को समाज सेवी बनते हुए देखा। हमने जाना कि प्रेम भाव से कैसे एक पत्थर को भी पानी में तैराया जा सकता है। तो आइए हम सब प्रण लें कि हमारी जिंदगी से प्रेम और उत्साह कभी कम ना हो। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।